अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 का टॉपिक पढ़ रहे हैं मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। बारी बारी पढ़ते हैं इसे, एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, इसको ज़रा आराम आराम से पढ़ते हैं, सोच के पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि न्यूक्लियस का मास जो है थोड़ा सा कम होता है न्यूक्लियंस के मासेस के सम से। मिसाल के तौर पर अगर एक न्यूक्लियस ले लिया जाए ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इस ड्यूट्रॉन का अगर मास किया जाए तो इसका मास हम ले लेते हैं मास ऑफ ड्यूट्रॉन। मास स्पेक्ट्रोग्राफ से ये मास किया जाएगा, ये मास md के बराबर ले लिया मैंने। अब अगर मैं फ्री स्टेट में बाहर, इस न्यूक्लियस से बाहर न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास करूं, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ड्यूट्रियम न्यूक्लियस। ड्यूट्रियम न्यूक्लियस के मास से या ड्यूट्रॉन के मास से इन न्यूक्लियंस का मास ज़्यादा बनता है। तो कुछ मास कम हो गया ना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस कुछ मास कम हो गया। ये मास गया कहाँ पर? ये मास आइंस्टाइन की रिलेशन E इज इक्वल टू mc² के मुताबिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। देखें, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। दिस डिफरेंस ऑफ मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये जो मास का डिफरेंस आ रहा है दोनों तरफ, न्यूक्लियंस का मास ज़्यादा है और ये मास कम है, तो चलो न्यूक्लियस का मास हम m1 ले लेते हैं और न्यूक्लियंस का मास हम m2 ले लेते हैं। तो डिफरेंस किसके बराबर आएगा? डेल्टा m इज इक्वल टू m2 माइनस m1। ये मास ज़्यादा है ना, तो बड़े में से छोटी वैल्यू निकालें। डेल्टा m इज द मास डिफेक्ट, इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स रिलेशन E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू c²। ये मास कहाँ गया? ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड। देखें, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय आइंस्टाइन रिलेशन E इज इक्वल टू mc²। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। इसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। वैसे देखें, आप ये सोचते तो होंगे कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस क्या होते हैं। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियंस कहा जाता है। न्यूक्लियंस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हम ले रहे हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं है लेकिन प्रोटॉन पे तो चार्ज है ना, और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। तो अगर आप कोई हैवी न्यूक्लियस ले लें, फॉर एग्जांपल यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लें, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स हैं। अब ये 92 प्रोटॉन्स अगर एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे हों, तो ये तो होना ये चाहिए कि सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस को फाड़ के बाहर निकल आएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस में ये तमाम एक जगह पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से काजेस के अलावा एक फैक्टर बाइंडिंग एनर्जी का भी है और न्यूक्लियर फोर्सेस का भी इसमें एक रोल है। न्यूक्लियर फोर्सेस अगर मैंने पढ़ाया आपको, अगर स्मार्ट सिलेबस में हुआ देख लेता हूँ मैं, फिर उसमें आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी, देखिए, ऑब्वियसली दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विद विच द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी जो इन न्यूक्लियंस को बाइंड करती है न्यूक्लियस के अंदर, इस एनर्जी की वजह से ये न्यूक्लियंस जो हैं इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इट इज ऑल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस ऑफ द न्यूक्लियस। जी, न्यूक्लियस को फॉर्मेशन के लिए, न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए, न्यूक्लियस को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वही एनर्जी जो है न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसे भी हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जितनी एनर्जी न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए चाहिए, उतनी ही एनर्जी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी चाहिए। दोनों डेफिनेशन इसकी
बनती हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिए। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट को समझने के साथ साथ हम क्रैकिंग फ्रैक्शन की तरफ भी आते हैं। ये मैं पहले एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको। पहले ज़रा इसका एक फार्मूला हम बनाते हैं कि मास डिफेक्ट किसके बराबर होता है। तो ले लेते हैं कोई न्यूक्लियस को जनरली हम XZA से रिप्रेजेंट करते हैं। X कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, ठीक है। इसमें Z जो है ये एटॉमिक नंबर है, इसे हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। A mass number, and this mass number is actually the sum of protons and neutrons in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन को, उनके मजमूए को हम मास नंबर कहते हैं। तो अगर मास नंबर A Z प्लस N के इक्वल है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? A माइनस Z। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे यूरेनियम 92-235 ये आइसोटोप है यूरेनियम का। इसमें देखें XZA प्रोटॉन नंबर कितने हैं? 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, A आपके पास आ गया 235, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। 235 माइनस 92 इज इक्वल टू 143, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें, कोई न्यूक्लियस ले लिया, इस न्यूक्लियस का मास है लेट्स से m1 is equal to the mass of nucleus XZA. This is mass of nucleus, किसी न्यूक्लियस का मास ले लिया। अब इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियंस का मास कर लेते हैं। न्यूक्लियंस का मास हम m2 के बराबर ले लेते हैं। m2 is the sum of masses of nucleons. Nucleons means proton and neutrons. So m2 is equal to mass of, इसमें कितने प्रोटॉन हैं? Z प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का मास ऑफ H11। ये H11 प्रोटॉन का सिंबल है फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रोटॉन को हम H11 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसको ऑर्बिट कर रहा है। हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, रिमूव कर दें, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कर दिया जाए, तो ये एक न्यूक्लियस रह जाएगा, और इस न्यूक्लियस में क्या रह गया? प्रोटॉन। किसका न्यूक्लियस है ये? प्रोटियम का। तो प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहते हैं। इसका सिंबल है H11। तो ये ले लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z। अभी मैंने कैलकुलेट किया था, A माइनस Z आर एक्चुअली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है N01। चार्ज तो इस पे होता नहीं है, 0 चार्ज, और इसका मास तकरीबन उतना ही है जितना प्रोटॉन का मास, तो 01 N01 ये सिंबल है न्यूट्रॉन का। तो ये हमारे पास सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियंस आ गए। नाउ मास डेफिसिट, मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टू m2 माइनस m1। न्यूक्लियंस का मास ज्यादा होता है ना, इसलिए बड़े में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, m2 माइनस m1। डेल्टा M इज इक्वल टू m2। m2 इज Z टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन।
minus m1 mass of the nucleus, mxza, ये आ गया mass defect. This mass is converted into energy and this energy is released during the formation of the nucleus. How much energy is released? By Einstein formula, binding energy is equal to delta m into c square. Mass defect into c square. Mass defect तो हमने मालूम किया हुआ है. Mass defect is equal to this factor z times the mass of proton plus a minus z times the mass of neutron minus the mass of the nucleus into c square. This is the binding energy. And एक और चीज भी यहां पे लिखी हुई है बोर्ड पर, पैकिंग फ्रैक्शन. व्हाट इज दिस पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन इज एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज टर्म्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन. ऑस्टन ने सबसे पहली दफा इसे पैकिंग फ्रैक्शन कहा. देखें ये डेफिनेशंस वगैरह मैं मिटा रहा हूं और पैकिंग फ्रैक्शन समझते हैं. पैकिंग फ्रैक्शन is actually binding energy per nucleon. It is binding energy per न्यूक्लियन. एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए, न्यूक्लियस में से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं. उसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहा जाता है. ठीक है ना. जैसे हम कहते हैं ना कि किसी इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने, किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए उसकी किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव करने को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. इसी तरह यहाँ पर किसी न्यूक्लियन को, न्यूक्लियन से मुराद चाहे प्रोटॉन ले लें चाहे न्यूट्रॉन ले लें, आप एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस में से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं या पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं. तो एक्चुअली ये है क्या? ये एक यूनिट है. इसका क्या यूनिट है? इसका यूनिट है बाइंडिंग एनर्जी per nucleon. is unit is mega electron volt per nucleon. इसका यूनिट हम यूं लिखा करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. देखिए ना, एक फेयर यूनिट होना चाहिए. जब कोई किसी न्यूक्लियस को तोड़ा जाए, किसी न्यूक्लियस को, कोई न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, कोई एनर्जी इमिट हो रही है, तो तमाम को हम एक यूनिट से मेजर करें तो बात समझ आएगी. जैसे देखें फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूं कि अगर फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी जो लिबरेट होती है पर फ्यूजन, एक फ्यूजन में यूरेनियम के एक न्यूक्लियस की फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेट्स से एवरेज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं. और फ्यूजन प्रोसेस में, फ्यूजन देखिए ना, ये सारे रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस आप लोग पढ़ चुके हैं. फ्यूजन जो है ये एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इनटू 2 स्मॉल साइज्ड न्यूक्लियाई और इस प्रोसेस में एक फ्यूजन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है. फ्यूजन ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई कंबाइन होकर, फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं.
इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 प्रोटॉन्स कंबाइन हो जाएं तो एक हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो है 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ एनर्जी आई है, ये 27 भी है, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, किसी किसी एक्सपेरिमेंट में 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। चलें इसको भी हमने ऑन द एवरेज 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लिया, ठीक है। अब पैकिंग फ्रैक्शन को ज़रा समझना आप लोग कि यहाँ पर देखें दो मुख्तलिफ न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं और एक न्यूक्लियर रिएक्शन है फिजन, उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। दूसरा रिएक्शन है फ्यूजन, उसमें 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। किस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई? आप लोग ये कहेंगे फिजन में, क्योंकि नज़र ही आ रहा है ना, नंबर ये बड़ा है, इसलिए आप कहेंगे कि ये एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फ्यूजन एनर्जी। मैं कहूँगा नहीं, एक्चुअली अगर आप इसको एक ही यूनिट में देखें तो फिर पता लगेगा। हाँ, अगर हम फिजन के लिए चलें, यहाँ पे फिजन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर फ्यूजन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फिजन के लिए एनर्जी निकली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पैकिंग फ्रैक्शन ले लें इसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं यूरेनियम में? 235। फिजन किसकी हुई है? यूरेनियम की, और 235 न्यूक्लियॉन्स हैं इसमें। ये एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करें तो ये निकल आती है तकरीबन न्यूक्लियॉन्स, ये निकल आती है 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। और अगर फ्यूजन वाली एनर्जी देखें तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर इट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी इसकी है 27 और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर 4, सो दिस इज 6.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। अब देखें किस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, फिजन में या फ्यूजन में? फ्यूजन में 6.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन ये एनर्जी है, तकरीबन 8 टाइम्स ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फ्यूजन। इसे हम कहते हैं एटम बम, अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर रिएक्शंस, और ये है हाइड्रोजन बम। तो अगर एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर को वीरान कर सकता है, तबाह कर सकता है, तो हाइड्रोजन बम तो कई मुल्कों को सफ़ा हस्ती से मिटा देगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी है ये, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि पैकिंग फ्रैक्शन का या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का हमें ये एक कंपैरिजन के लिए, एनर्जी कंपैरिजन के लिए एक टूल है, एक यूनिट है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, एक एग्जांपल से समझते हैं, और ये एग्जांपल आपकी बुक में है, इसी टॉपिक में देखें। To find the binding energy of uranium 92-235, binding energy of uranium 235. The given data is, देखें स्टूडेंट्स बुक्स में आप देखें गिवन डाटा क्या है। द मास ऑफ यूरेनियम 92-235 is given as 234.99333 U। एटॉमिक मास यूनिट में ये मास किया गया है, और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब हम एटॉमिक मास यूनिट में मास लेते हैं तो इसमें हमने पूरा का पूरा मास लेना है, इसमें कोई नंबर छोड़ना नहीं है और कोई राउंड ऑफ नहीं करना कि आप 0.99 को राउंड ऑफ करके 235 लिखें। नो, जो दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटली वही आपने पूरा का पूरा उठाना है नंबर।
इसके अलावा मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन दिस इज 1.00728 U, यूनिफाइड मास स्केल, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दिस इज गिवन एज 1.00867 U। देख लें, चेक करें बुक्स में। अब हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मालूम करनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मालूम करनी है यूरेनियम 92 235 की। क्या आएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी क्या आएगी? शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो देखें, इस तरह करते हैं सॉल्यूशन। ये हमें न्यूक्लियस दिया हुआ है 92 235, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें XZA। तो आप देख लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 92, मास नंबर इज 235, so number of neutrons A minus Z, 235 minus 92 is equal to 143। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, पहले से कैलकुलेट कर लिया। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट्स से द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज टेकन एज M1, मास ऑफ यूरेनियम 92 235 is equal to 234.99333 U, पूरा लिखना है। Let's say M2 is the sum of the masses of nucleons। कितने प्रोटॉन हैं यहाँ पे? 92 प्रोटॉन्स हैं। चले पहले जनरल फार्मूला लिखें, Z टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z, number of neutrons, mass of neutron, we put the values, Z is 92, mass of proton is given 1.00867 U। ये यूनिट लिखना अच्छा है हर एक के साथ, ये ना भूले आपको। प्लस A माइनस Z कैलकुलेट किया हुआ है, 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो है 1.00867 U। कैलकुलेट कर लें इसे मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में, इसे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें। ये मैंने किया हुआ है 236.90957 U। आप लोग करके देखिए, ये मास आ गया M2। अब हम मास डिफेक्ट निकालते हैं, द डिफरेंस ऑफ मासेस। ठीक है, न्यूक्लियस का मास था वो 234.99333 और न्यूक्लियंस का मास थोड़ा सा ज़्यादा आया है 236.90957 U। डिफरेंस कितना है इन मासेस का? तो मास डिफेक्ट निकालते हैं। मास डिफेक्ट इज डेल्टा M इज इक्वल टू M2 माइनस M1, बड़े मास में से छोटा मास सब्ट्रैक्ट करना है। 236.90957 माइनस M1 इज 234.99333। ये भी यूनिफाइड मास स्केल में, ये भी यूनिफाइड मास स्केल में। 4 आ जाएगा यहाँ से, 5 3 2 आ गया, 9 6 1 कैरी कर लिया, 1 8 हो गया, 1 कैरी करें यहाँ से, 18 माइनस 9 8 सॉरी 9 9 5 1 1 पॉइंट डेल्टा M इज इक्वल टू 1.91624 U। ये मास डेफिसिट है, ये मास डेफिसिट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें बाइंडिंग एनर्जी कैसे मालूम करनी है? आइंस्टाइन के फार्मूले से, E इज इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर। मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। बाइंडिंग एनर्जी इज नाउ बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। डेल्टा M 1.91624 U
सी स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। जो इससे पहले लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर ये मास 1 U के इक्वल हो, ये मास 1 U के इक्वल हो, तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 931.5 MeV। ये हमने प्रूफ किया था। और यहां से अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो यह बन जाएगा 931.5 MeV डिवाइडेड बाय U। इस तरह लिखना है आपने इसे। तो अब इस सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूं मैं? इस सी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे हम 931.5 MeV पर U। ये U इस U से कैंसिल हुआ, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये एनर्जी निकल आएगी 1784.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ आते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तरफ आते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। This is 1784.97 divided by number of nucleons are 235। यूरेनियम है ना, तो मास नंबर इसका 235 है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस आर 235। डिवाइड कर दें इसे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गई। दिस इज इसे डिवाइड करके देखें 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये एनर्जी आ गई 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा है। ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी बनती है? ड्यूट्रॉन के लिए ये एनर्जी बनती है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत कम है और उसके मुकाबले में यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये दोनों स्टेबल नहीं है, ना न्यूट्रॉन स्टेबल है ना ये स्टेबल है। तो इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है? फेरियम का, आयरन का। देखें, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर फेरियम 5626 इज इक्वल टू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट बाइंडिंग एनर्जी फॉर फेरियम। इस चीज को हम समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, इस कर्व को पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। इसके फिर मेन पॉइंट्स ये लिखे हुए हमने यहाँ पे, इसे भी मैं रीड आउट कर दूंगा, लेकिन पहले इस कर्व को समझें। अभी हमने जो एनर्जी निकाली है यूरेनियम 235 की, वो तकरीबन कितनी है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जरा कर्व थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ। ये 235 यूरेनियम यहाँ पर कहीं बनेगा, यूरेनियम 92-235। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हमने ये कर्व बनाया तो इस कर्व को हमने लिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर A के दरमियान में। वर्टिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और हॉरिजॉन्टली मास नंबर हैं। ये मास नंबर इस तरतीब से बढ़ रहे हैं, 0 से 25, 25 से 50 एंड अप टू 200। इसमें ये जो ड्यूट्रॉन है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी अभी मैंने आपको बताई थी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो ये तकरीबन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। उसके बाद यू सी देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी H3, उसके बाद एक शार्प इंक्रीज आया He4, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन है लिथियम 6, फिर एक इंक्रीज आया कार्बन 6, फिर डिक्लाइन आया
नाइट्रोजन 14, फिर इंक्रीज कर गया। ये कंपैरिजन जरा देखें, ये शार्प पीक्स क्यों बन रही हैं। आप देखें कि दो किस्म के न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, इवन न्यूक्लियाई एंड ऑड न्यूक्लियाई। इवन न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। जैसे सेम तो होते हैं, इवन होते हैं। जैसे यहाँ पर हीलियम है तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इवन मतलब प्रोटॉन भी इवन और न्यूट्रॉन भी इवन। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो जो इवन न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द नाइबरिंग न्यूक्लियाई। अपने नाइबरिंग न्यूक्लियाई से देखें ना, लिथियम और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए कि ये इवन न्यूक्लियाई है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन नंबर है। लेकिन लिथियम में क्या है, लिथियम में 3 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है, ऑड न्यूक्लियाई है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी इन कंपैरिजन थोड़ी सी कम होगी। कैलकुलेटेड है, खुद मैंने नहीं बनाया, कैलकुलेट करके यहाँ पे ग्राफ बनाया और उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ इवन ऑड न्यूक्लियाई का। कार्बन और उसके नाइबरिंग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की थोड़ी सी कम इसलिए है कि ये ऑड न्यूक्लियाई है, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, और कार्बन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। ये शार्प इंक्रीज है इन बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद क्या हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ते बड़ी फीरियम, बस मैक्सिमम यहाँ तक आई बाइंडिंग एनर्जी फीरियम के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्केल भी देखें आप बिल्कुल सामने, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर न्यूक्लियन। तो इसका मतलब यह है कि दिस इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन दिस रीजन इज द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एंड इसमें जो न्यूक्लियाई फॉल करते हैं वो फीरियम है, कोबाल्ट है, निकल है। तो ये स्टेबल रीजन में लाई करते हैं, ये सारा का सारा स्टेबल रीजन है। ये स्टेबल रीजन कहाँ से शुरू हुआ है, मास नंबर 50 से लेकर मास नंबर 80 तक, ये एक स्टेबल रीजन है। इस स्टेबल रीजन में सारे के सारे न्यूक्लियाई जो लाई करते हैं फ्रॉम 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे के सारे न्यूक्लियाई जो हैं स्टेबल रीजन में आते हैं। उसके बाद ये कर्व जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, शॉर्टली डिक्रीज नहीं करता, एकदम मैंने लाइन क्यों नहीं लगाई, शॉर्टली नहीं बल्कि ग्रेजुअली आराम से इसमें डिक्लाइन आ रहा है टिल यूरेनियम 238 तक, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये भी 8.5 से कम है, ये भी 8.5 से कम है। तो इसका मतलब है ये भी अनस्टेबल है। तो जो इस रीजन से बाहर हैं वो न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल हैं, और इस तरफ वाले न्यूक्लियाई जो लाइट न्यूक्लियाई कहलाते हैं, तो लाइट न्यूक्लियाई एज वेल एज हैवी न्यूक्लियाई आर बोथ अनस्टेबल। ये सेफ हेवन में पड़े हुए हैं, ये स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। अगर मैं इसे जन्नत मान लूँ तो यहाँ पर भी गुनाहगार हैं, यहाँ पर भी गुनाहगार हैं, ये गुनाहगार भी जन्नत में आना चाहते हैं, ये गुनाहगार भी जन्नत में आना चाहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोसेस से इस सेफ हेवन में शामिल होंगे। कैसे देखें, यहाँ पर ये रीजन जो है दिस इज फेवरेबल रीजन फॉर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन जो है फेवरेबल रिएक्शन हो सकता है यहाँ पर कि अगर 4 प्रोटॉन्स 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन हों और एक हीलियम न्यूक्लियस बना दें। इनकी एनर्जी अभी तकरीबन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है तकरीबन, और जब ये कन्वर्ट होंगे हीलियम में तो इनकी एनर्जी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी। थोड़ा सी स्टेबिलिटी की तरफ आ गई बात। अगर हीलियम 3 हीलियम न्यूक्लियाई मिल जाएं और एक कार्बन न्यूक्लियस बना दें, थोड़ा सा और स्टेबल हो गए।
तो इस प्रोसेस को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो मैं भी शुरू में बता चुका हूँ। तो उसमें ये एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, ये दे गेन स्टेबिलिटी थ्रू फ्यूजन रिएक्शन। दिस इज द मेन सोर्स, दिस फ्यूजन रिएक्शन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स एंड इन सन। सन भी स्टार है ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई सदियों से बल्कि करोड़ों साल से ये सूरज जो है हमें एनर्जी दे रहा है। इस एनर्जी का सोर्स क्या है, इस एनर्जी का सोर्स फ्यूजन रिएक्शन है। चार हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलते हैं, दो किस्म के साइकिल प्रपोज किए जाते हैं यहाँ पर, एक को हम हाइड्रोजन साइकिल कहते हैं, एक को हम कार्बन साइकिल कहते हैं, लेकिन दोनों का नेट इफेक्ट क्या है, द कन्वर्जन ऑफ 4 प्रोटॉन इनटू अ हीलियम न्यूक्लियस। और जब सारा का सारा हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा, ये फ्यूल के तौर पे काम कर रहा है ना, जब ये फ्यूल खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे, तीन हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे और एक कार्बन न्यूक्लियस बनेगा। और इस प्रोसेस में अभी मैंने शुरू में बताया कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और जब ये सारा का सारा फ्यूल कार्बन में कन्वर्ट हो चुका होगा तो उस वक्त सोचें कि सूरज का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो चुका होगा, एक्सप्लोड होगा सूरज फिर। बट हनुस दिली दूरस्त, अभी है टाइम इसमें, अभी सारा का सारा न्यूक्लियर फ्यूल हीलियम में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी हाइड्रोजन ही कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में। यहाँ के जो न्यूक्लियाई हैं, अब इस रीजन की तरफ आते हैं, इस रीजन के जो न्यूक्लियाई हैं इनके लिए फेवरेबल न्यूक्लियर रिएक्शन फिजन रिएक्शन है। और फिजन रिएक्शन क्या है, फिजन रिएक्शन में एक हैवी न्यूक्लियस जो है स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉल साइज न्यूक्लियाई। तो इट्स अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज बाहर नहीं निकलती। देखें ना, जिसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, बाज़ न्यूक्लियाई जो हैं वो स्टेबल होते हैं रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। रेडियो एक्टिविटी की मतलब अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस उनमें से इमिट आउट हो गई, वो स्टेबल हो गए। बाज़ न्यूक्लियाई जो हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर से स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ये स्पेशल टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें एक न्यूक्लियस जो है, एक हैवी न्यूक्लियस जो है, इट स्प्लिट्स अप इनटू 2 स्मॉल साइज न्यूक्लियाई विद द एमिशन ऑफ 3 or 2 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या है, मासेस है ना। मास क्या होती है, एनर्जी। इट मींस एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज करेंगे। और एनर्जी रिलीज होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूरेनियम 92-235 है, इट स्प्लिट्स अप इनटू बैरियम एंड क्रिप्टॉन, एंड दिस बैरियम एंड क्रिप्टॉन इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो तकरीबन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, बैरियम एंड क्रिप्टॉन। और ये दोनों के दोनों इस रीजन में आ जाएंगे, स्टेबिलिटी गेन कर गए। अगर स्टेबल नहीं है, अब भी स्टेबल नहीं है, तो फिर बैरियम एंड क्रिप्टॉन क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी के जरिए ये अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो ये तरीका है कि ये रीजन जो है ये फिजन के जरिए स्टेबल होने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियाई इस रीजन के, और इस रीजन के लाइट न्यूक्लियाई जो है फिजन के जरिए स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ग्राफ मैंने आपको समझाया है अभी, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फॉर ए इज लेस देन 50, इससे पीछे देखें 50 से पीछे, ये सारे के सारे लाइट न्यूक्लियाई है, ठीक है। एंड गेन स्टेबिलिटी थ्रू फ्यूजन, और ये फ्यूजन करके स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे। फॉर ए इज इक्वल टू 50 to 80, 50 से 80 तक, दिस इज द रीजन ऑफ ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। दीज न्यूक्लियाई आर स्टेबल, ये कुछ नहीं करेंगे, ना फिजन करेंगे ना फ्यूजन करेंगे, बस ये जो है स्टेबल। फॉर ए इज इक्वल टू 56 फीरियम आयरन, ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एंड इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। लास्ट इस रीजन की तरफ आते हैं। फॉर ए इज ग्रेटर देन 80 से मास नंबर 80 से बढ़ जाए तो ये हैवी न्यूक्लियाई हैं, और ये तमाम के तमाम न्यूक्लियाई जो हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है।
तो जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस रीजन में आएंगे, लेकिन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फिजन. फॉर A is greater than 80, binding energy per nucleon decreases gradually and the nuclei gain stability through fission. तो ये एक एक्सप्लेनेशन थी इस ग्राफ की. ये आज का हमारा टॉपिक था और इसके बाद जो भी टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी वगैरह, इस टॉपिक से रिलेटेड ये जो एग्जाम्पल थी, ये एग्जाम्पल आप लोग स्टूडेंट्स खुद अपने घर में ये एग्जाम्पल जिस तरीके से मैंने करवाई है उस तरह आप ट्राई करें, ठीक है ना. बुक का तरीका भी देखें लेकिन एक तरीका होना चाहिए, ठीक है ना. आप इस तरीके से इसको ट्राई करें. आगे जो इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट पर आए, तो वो फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है जी. थैंक यू.